नमस्कार दोस्तों, आज की लव जिहाद की कहानी है मुंबई में रहने वाली 27 वर्षीय श्रद्धा वालकर की, जिनकी 18 मई 2022 को दिल्ली में उनके 28 वर्षीय प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने हत्या कर दी थी। दरिंदगी की इंतहा करते हुए आफ्ताब ने श्रद्धा को न केवल बेरहमी से मारा बल्कि उनके शरीर के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और दिल्ली के छतरपुर के जंगल में कई रातों तक फेंकता रहा। बड़ा सवाल यह है कि श्रद्धा की हत्या करने के 6 महीने बाद तक आफ्ताब पुलिस से कैसे बचा रहा और इन 6 महीनों में किसी ने भी पुलिस में FIR दर्ज कराने की जरूरत क्यों नहीं समझी। तो आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। श्रद्धा वालकर का जन्म 1995 में महाराष्ट्र के पालघर जिले में हुआ था। उन्होंने वहीं के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की और विरार के विवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में BMM बैचलर ऑफ मास मीडिया की पढ़ाई पूरी की। श्रद्धा अपनी मां सुमन और 23 साल के छोटे भाई के साथ अलग रहती थीं। उनके पिता विकास वालकर का उनकी अपनी पत्नी सुमन से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, इसलिए वो अलग रहते थे और पास के मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप चलाते थे। श्रद्धा का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, पर उनके सपने बड़े थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। श्रद्धा वालकर 2018 में पालघर से मुंबई आ जाती हैं और मुंबई के मालाड एरिया में अपने एक दोस्त के साथ रहने लगती हैं और नौकरी की तलाश में जुट जाती हैं। क्योंकि श्रद्धा ने मास मीडिया में डिग्री हासिल की हुई थी, इसलिए कुछ कोशिशों के बाद उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर की जॉब मिल जाती है। मई 2019 में MNC के कॉल सेंटर में काम करने के दौरान श्रद्धा की मुलाकात डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए आफ्ताब अमीन पूनावाला से हुई। 28 वर्षीय आफ्ताब का परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहता था। मुंबई में ही आफ्ताब की पढ़ाई लिखाई हुई और उसने मुंबई से ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ था। इसके अलावा वो मुंबई के एक 5 स्टार होटल में शेफ की ट्रेनिंग भी ले चुका था। सोशल मीडिया पर वो पार्ट टाइम फूड ब्लॉगिंग भी करता था। इसके अलावा आफ्ताब लंबे समय तक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब भी कर चुका था। मुलाकात का सिलसिला दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और दोनों एक साथ लिव इन में रहने की प्लानिंग करने लगते हैं। मई में इनकी मुलाकात हुई थी और अक्टूबर 2019 में दोनों नायगांव में किराए के फ्लैट में एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ कुछ महीने रहने के बाद ये दोनों वसई में रहने चले जाते हैं। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगे कि कुछ ही महीने साथ रहने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। श्रद्धा अपनी मां से मिलने पालघर जाती हैं और प्रेमी आफ्ताब का जिक्र परिवार में करती हैं कि वो आफ्ताब के साथ रिश्ते में हैं और लिव इन में रह रहे हैं। तो पिता विकास वालकर और मां सुमन ने आफ्ताब के मुस्लिम होने का तर्क देते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया। इस पर श्रद्धा ने पिता के मुंह पर कह दिया कि वो 25 साल की हैं और अपने फैसले खुद ले सकती हैं। आखिरकार श्रद्धा अपने घर से निकलते हुए ये कहती हैं कि अगर आप लोग इस रिश्ते के लिए नहीं भी राजी होंगे तो भी मैं शादी आफ्ताब से ही करूंगी और अब आप समझो कि मैं आपकी बेटी हूं ही नहीं। यह कहते हुए श्रद्धा अपना सामान लेकर घर से निकल जाती हैं। यहीं से परिवार से श्रद्धा की दूरी बढ़ जाती है। तलखी इस कदर बढ़ी कि पिता पुत्री की बोलचाल तक बंद हो गई और दोनों एक दूसरे से फोन पर भी बात करने से कतराने लगे। पर पिता विकास वालकर और श्रद्धा का छोटा भाई सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए श्रद्धा के बारे में जानकारी हासिल करते रहते थे। दरअसल पिता बेटी श्रद्धा का भला चाहते थे और वह चाहते थे कि श्रद्धा जहां भी और जिसके साथ रहे हमेशा खुश रहे। श्रद्धा के दिलो दिमाग पर आफ्ताब के प्यार का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। आफ्ताब पर श्रद्धा इस कदर फिदा थी कि उन्हें आफ्ताब में खामियां नजर ही नहीं आ रही थी। वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध मुंबई में ही आफ्ताब के साथ लिव इन में रहना जारी रखती हैं। श्रद्धा को घर छोड़कर गए अभी कुछ ही महीने हुए थे
कि अचानक जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तो वह मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर आ गईं और वह पिता विकास वालकर से मिली। इस बार वो कुछ दिनों तक घर पर रुकती हैं, लेकिन एक बार फिर से वापस आकर आफताब के साथ लिव इन में रहने लगती हैं। अब तक आफताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ सही चल रहा था। आफताब के लिए पिता से रिश्ता तोड़ने वाली श्रद्धा आखिरकार आफताब से शादी करने के लिए कहती हैं। शुरू में आफताब राजी था, लेकिन बाद में श्रद्धा जब भी शादी की बात करती तो वह टाल देता। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है और इसी नोकझोंक के बीच आफताब श्रद्धा पर हाथ भी उठा देता है। इससे श्रद्धा को बहुत दुख पहुंचता है और वो ये बात अपनी एक सहेली को बताती हैं कि आफताब ने उन्हें मारा और धमकी भी दी है। श्रद्धा ने अपनी सहेली से कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेन करने जा रही हूँ और अब इसके साथ और नहीं रह सकती। इस बात का खुलासा उनकी सहेली ने भी हाल ही में किया है। श्रद्धा की दोस्त शिवानी महात्रे ने बताया कि आफताब अक्सर श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। श्रद्धा द्वारा पुलिस में शिकायत करने की बात पर आफताब ने उन्हें अपने सच्चे प्यार का हवाला दिया और पूर्व में की गई अपनी हरकत के लिए श्रद्धा से माफी मांगी और आइंदा श्रद्धा पर हाथ न उठाने का वायदा किया और इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। कुछ महीने तक फिर सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहा, पर श्रद्धा के दोस्त के दावे के अनुसार जुलाई 2021 में आफताब ने एक बार फिर से श्रद्धा को बुरी तरह मारा पीटा था और एक बार फिर श्रद्धा ने पूरी घटना अपने दोस्त को बताई थी और एक बार फिर से श्रद्धा ने आफताब को छोड़कर जाने की बात की थी, लेकिन फिर से आफताब किसी तरह हाथ पैर जोड़कर श्रद्धा से माफी मांग लेता है और श्रद्धा को मना लेता है, जिसके बाद एक बार फिर से दोनों साथ रहना जारी रखते हैं। इसी लड़ाई झगड़े के बीच साल आ जाता है 2022। फरवरी 2022 में श्रद्धा और आफताब मुंबई से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड घूमने निकल गए ताकि दोनों के बीच रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई थी वो सामान्य हो सके। अपनी ट्रिप को एंजॉय करने के बाद दोनों मुंबई वापस आ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। इस दौरान श्रद्धा एक बार फिर से आफताब को शादी करने के लिए कहती हैं। इस बार आफताब अपने घर जाता है और अपने घर वालों से कहता है कि वो पिछले 3 सालों से श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है और उससे ही शादी करना चाहता है। श्रद्धा के माँ बाप की तरह ही आफताब के घर वाले भी अलग मजहब का हवाला देते हुए इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते और आफताब से ये रिश्ता खत्म करने के लिए कहते हैं। जब दोनों के ही परिवार वाले इन दोनों की शादी के लिए मना कर देते हैं तो आफताब श्रद्धा से कहता है कि अगर हम दोनों मुंबई में रहे तो शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों दिल्ली चले जाएं, वहीं रहकर जॉब भी कर लेंगे और वहीं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी करेंगे। इसी के बाद 8 मई 2022 को आफताब और श्रद्धा दिल्ली जाते हैं और दिल्ली आने के बाद पहली रात ये एक होटल में गुजारते हैं और अगले दिन छतरपुर इलाके में रहने वाले अपने एक दोस्त के यहाँ जाते हैं और उसकी मदद से छतरपुर इलाके में ही एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं। श्रद्धा ने आफताब के साथ दिल्ली शिफ्ट होने की बात अपने क्लासमेट लक्ष्मण को बताई थी। श्रद्धा के पिता लक्ष्मण के संपर्क में थे, इसलिए बेटी के बारे में जानकारी मिल जाती थी। इसके अलावा श्रद्धा इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय रहती थी और अपने फोटो वगैरह पोस्ट करती रहती थी, जिससे उनके बारे में जानकारी मिलती रहती थी। श्रद्धा का भाई इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए श्रद्धा के तस्वीरों से ये अंदाजा लगा लेता था कि श्रद्धा कहाँ है और क्या कर रही है। साथ ही पिता लगातार बेटी श्रद्धा के बारे में जानकारी अथवा अपडेट सोशल मीडिया से या श्रद्धा के दोस्तों से लेते रहते थे। जून 2022 में श्रद्धा का एक दोस्त श्रद्धा के भाई को फोन करके कहता है कि पिछले कुछ महीनों से श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, अगर उसके पास श्रद्धा का कोई दूसरा कांटेक्ट नंबर हो तो भेजे। इसके बाद श्रद्धा का भाई भी नोटिस करता है कि श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक्टिविटी लगभग बंद है। पिछले 1-2 महीने से श्रद्धा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई भी नई फोटो पोस्ट नहीं की थी। हालांकि इस दौरान श्रद्धा इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन जरूर रहती थी। इसी के बाद श्रद्धा का भाई श्रद्धा के मोबाइल पर फोन करता है तो श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। एक तरफ श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कोई नया अपडेट नहीं हो रहा था, दूसरे उसका फोन भी बंद बता रहा था।
ऐसे में उसके भाई को कुछ अनहोनी की आशंका सताने लगती है। ये बात वो अपने पिताजी को बताता है। पिता पुत्र दोनों मिलकर श्रद्धा के कुछ दोस्तों से श्रद्धा के बारे में पता करते हैं, पर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती है। भले ही श्रद्धा के पिता से श्रद्धा के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे और इन दोनों के बीच बीते 3-4 महीनों में एक बार भी फोन पर बात नहीं हुई थी, लेकिन ये जानने के बाद कि बेटी का मोबाइल कुछ महीनों से स्विच ऑफ है, श्रद्धा के पिता परेशान हो जाते हैं और अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। जब श्रद्धा के पिता की न तो श्रद्धा से और न ही आफताब से कोई कांटेक्ट हो पाया, तो आखिरकार थक हार कर 6 अक्टूबर 2022 को बेटी श्रद्धा की वसई पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद 12 अक्टूबर को यह केस वसई पुलिस स्टेशन से मारिक नगर पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है। श्रद्धा के पिता ने पुलिस को अपनी बेटी के आफताब के साथ संबंधों के बारे में बताया था। जांच के दौरान पता चला कि आफताब और श्रद्धा दिल्ली आ गए थे। शुरुआती जांच के दौरान श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली के महरौली में मिली। पुलिस किसी तरह आफताब का मोबाइल नंबर हासिल कर लेती है और फोन पर ही आफताब से श्रद्धा के बारे में पूछताछ करती है। उसने पुलिस को बताया कि 22 मई को उसके और श्रद्धा के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसके बाद श्रद्धा वहां से ये कहते हुए चली गई कि आज के बाद मुझसे कभी संपर्क करने की कोशिश मत करना। आफताब इसके बाद पुलिस को बताता है कि उस दिन के बाद से मैंने श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं किया और इसलिए मुझे नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ है। पुलिस को आफताब की इन बातों पर कुछ हद तक यकीन हो जाता है, फिर भी आफताब के नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया जाता है। हालांकि इससे मुंबई पुलिस को कुछ फायदा नहीं होता और न ही श्रद्धा का कहीं कोई पता चलता है। इधर पुलिस का शक फिर से घूम फिर कर आफताब पर ही आ जाता है और इसलिए 3 नवंबर 2022 को एक बार फिर से आफताब को दिल्ली से मुंबई आकर थाने में पेश होने के लिए कहा जाता है। मुंबई आने के बाद एक बार फिर से आफताब से पूछताछ शुरू हो जाती है। पहले पूछताछ फोन पर हुई थी, पर इस बार उसका रिटर्न स्टेटमेंट लिया जाता है। इस बार भी आफताब ने अपनी पुरानी बात ही दोहराई कि 22 मई 2022 को मेरी और श्रद्धा की लड़ाई हो गई। उसके बाद श्रद्धा रूम छोड़कर चली गई थी। अब मुझे नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ है। इस पूछताछ में भी पुलिस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है और आफताब को छोड़ दिया जाता है। आफताब फिर दिल्ली वापस चला जाता है। श्रद्धा मिसिंग केस के सिलसिले में अब मुंबई पुलिस दिल्ली आती है। क्योंकि श्रद्धा के मोबाइल का आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिला था, इसलिए लोकेशन के आधार पर मुंबई पुलिस ने 9 नवंबर 2022 को श्रद्धा के लापता होने से जुड़े दस्तावेज दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मुंबई पुलिस की तब तक की गई जांच में पाया गया था कि श्रद्धा पुलिस स्टेशन महरौली अंतर्गत छतरपुर पहाड़ी में आफताब अमीन के साथ रह रही थी, जो कि लापता है। श्रद्धा के पिता ने बताया था कि उनकी बेटी आफताब के साथ पिछले 3 साल से लिव इन में पश्चिम मुंबई में रह रही थी। उसके ऊपर आफताब लगातार हिंसा करता आ रहा था। इसी आधार पर महरौली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 किए गए अपराध के साक्ष्य को गायब करने के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण दिल्ली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान शक होने पर दिल्ली पुलिस ने छतरपुर पहाड़ी इलाके में स्थित किराए के मकान में रह रहे संदिग्ध आफताब का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे पकड़कर पूछताछ की गई। शुरू में उसने पुलिस को गुमराह किया। उसने दावा किया कि श्रद्धा ने उसके साथ रिलेशनशिप तोड़ ली है। किराए के जिस मकान में दोनों रहते थे, श्रद्धा ने उसे छोड़ दिया है। उसने दिल्ली पुलिस को भी वही बताया जो कि वह मुंबई पुलिस को बता चुका था कि 22 मई को उसके और श्रद्धा के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसके बाद श्रद्धा वहां से ये कहते हुए चली गई कि आज के बाद मुझसे कभी संपर्क करने की कोशिश मत करना। उसने दिल्ली पुलिस को यह भी बताया कि वह मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस के सामने पहले ही पेश हो चुका है और जो जो बातें उसने दिल्ली पुलिस को बताई है वो सभी जानकारी वो महाराष्ट्र पुलिस को भी दे चुका है। आफताब अमीन के बयान दिल्ली पुलिस को संतुष्ट करने में नाकाफी साबित हुए। दिल्ली पुलिस ने जांच की कड़ी में आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट जांचने के दौरान ही पूरी जानकारी हासिल की। पुलिस ने उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग जारी रखी, कुछ वैज्ञानिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया।
आफताब से बार बार पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में पुलिस को आफताब के बयानों में कमी व विरोधाभास नजर आया। अब पुलिस को शक होने लगा कि आफताब कहीं न कहीं बहुत कुछ छुपा रहा है। इसी के बाद दिल्ली पुलिस एक बार फिर से आफताब को सवाल जवाब के लिए बुलाती है। इस बार आफताब अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस जाता है। दरअसल शुरुआती 2 बार की पूछताछ में आफताब ने बताया था कि 22 मई को उसकी श्रद्धा से काफी नोकझोंक हुई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसी के बाद श्रद्धा 22 मई 2022 को ही अपना मोबाइल और अन्य सामान लेकर वहां से चली गई थी। लेकिन पुलिस जांच के दौरान एक दिन पुलिस को पता लगता है कि एक तरफ आफताब ने पूछताछ में बताया था कि 22 मई को ही श्रद्धा अपना मोबाइल लेकर चली गई थी, जबकि 26 मई 2022 को श्रद्धा के मोबाइल से ही एक बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफताब के बैंक अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जब ये ट्रांजैक्शन किया गया था तब मोबाइल की लोकेशन एग्जैक्टली छतरपुर में उस जगह की थी जहां पहले श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। इसके अलावा जब पुलिस ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम के अकाउंट की डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि मई के आखिरी हफ्ते में भी छतरपुर के उसी लोकेशन से श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किया जा रहा था और कुछ दोस्तों से चैट भी हुई थी। यहां तक कि 31 मई 2022 को भी छतरपुर के लोकेशन से ही श्रद्धा की एक फ्रेंड से चैट हुई थी। अब दिल्ली पुलिस आफताब से एक सवाल करती है कि अगर 22 मई को ही श्रद्धा यहां से जा चुकी थी तो उसका मोबाइल फोन कैसे पहले 26 मई और फिर 31 मई को इसी घर पर ऑन हुआ और ट्रांजैक्शन हुए। आफताब इन सवालों का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता है और फिर कड़ाई से पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। आखिरकार सख्ती से पूछताछ करने पर आफताब टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है और आगे आफताब जो खुलासा करता है उसको जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई इतना भी सनकी और दरिंदा हो सकता है क्या। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए हमेशा दबाव बनाती थी। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। एडिशनल डीसीपी साउथ दिल्ली अंकित चौहान ने कहा कि 18 मई को भी एक बार फिर दोनों में बहस होने लगी और श्रद्धा जोर जोर से आफताब पर चिल्लाने लगी। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अचानक गुस्से में आकर आफताब ने श्रद्धा को धक्का दे दिया और जमीन पर पटक दिया। श्रद्धा के नीचे गिरते ही आफताब श्रद्धा के ऊपर बैठकर उसका गला तब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं। श्रद्धा को मौत के घाट उतारने के बाद आफताब लाश को ठिकाने लगाने के बारे में प्लान करने लगता है। इसी सोच विचार में काफी समय बीत जाता है क्योंकि रात भी हो चुकी थी और आफताब को भूख भी लग आई थी, इसलिए वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और साथ ही बियर खरीद कर लाता है और वहीं श्रद्धा की डेड बॉडी के पास बैठकर खाना खाता है और बियर भी पीता है और रात को वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह उठकर वो श्रद्धा की लाश को बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है और लाश को ठिकाने लगाने के तरीकों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद आफताब नॉर्मली बिहेव करते हुए घर से निकलता है और मार्केट जाता है और वहां के एक दुकान से 300 लीटर का फ्रिज, दूसरी दुकान से एक आरी और एक अन्य दुकान से कचरा फेंकने वाला पॉलीथीन बैग्स खरीदता है। साथ ही एक दुकान से आफताब बड़ी मात्रा में परफ्यूम, अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर और फर्श क्लीनर समेत साफ सफाई में इस्तेमाल होने वाले कई दूसरे केमिकल भी खरीदता है और उसे लाकर घर के अंदर रख देता है। डिलीवरी बॉय द्वारा फ्रिज लाए जाने पर वो फ्रिज को दरवाजे पर ही रखवा लेता है और डिलीवरी बॉय से कहता है कि मुझे फ्रिज इंस्टॉल करने आता है, इसलिए तुम जाओ, बाद में मैं इंस्टॉल कर लूंगा। इसके बाद आफताब अकेले ही फ्रिज को अंदर लेकर जाता है और खुद ही फ्रिज को इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आफताब फ्रिज में 2 बोतल पानी भर के रखता है ताकि जांचा जा सके कि फ्रिज सही से काम कर रहा है या नहीं। जब ये कंफर्म हो जाता है कि फ्रिज सही ढंग से काम कर रहा है तो अब आफताब उस खौफनाक काम में लग जाता है जिसे सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले आफताब बाथरूम में जाता है जहां उसने श्रद्धा की लाश छुपाकर रखी हुई थी। वो बाथरूम के सभी नल और शावर चालू कर देता है और खरीद कर लाई गई आरी से
शरीर के टुकड़े करने लगता है। आफताब इतना शातिर दिमाग का था कि वो इंटरनेट पर पूरी जानकारी ले लेता है कि मानव संरचना कैसी होती है और सबसे पहले शरीर के किन अंगों को ठिकाने लगाना जरूरी है। इसलिए वो सबसे पहले श्रद्धा के पेट को फाड़कर उसके आंतों को बाहर निकालता है और उसे पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रिज में रख देता है। इसके अलावा वो पेट में मौजूद दूसरे अंगों को भी बाहर निकालता है और पॉलीथीन में रखकर फ्रिज में डाल देता है। इसी तरह वो 100 के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद प्लास्टिक बैग्स में रखकर सभी टुकड़ों को फ्रिज में रख देता है। 100 के टुकड़े करते करते वो थक गया था और उसे भूख भी लगाई थी, इसलिए एक बार फिर से वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और स्वयं ही बाजार जाकर फल, दूध, सिगरेट और बियर इत्यादि खरीद कर ले आता है। खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है वो भी उसी फ्रिज में रख देता है जिसमें उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को रखा हुआ था। गर्मी की अधिकता से रूम में बदबू न फैलने पाए, इसलिए आफताब रूम में अच्छे से परफ्यूम छिड़क देता है और साथ ही हर जगह रूम फ्रेशनर लगाने के अलावा केमिकल्स भी छिड़क देता है। साथ ही फ्रिज के अंदर के सभी रैक्स और शेल्फ को हटाने के बाद फ्रिज के निचले वाले हिस्से को बिल्कुल खाली कर देता है और वहां श्रद्धा के लाश के उस हिस्से को रख देता है जिसे अभी काटना बाकी था। इस तरह फ्रिज के फ्रीजर में पॉलीथीन के उन छोटे छोटे टुकड़ों को रखा गया था जिसे थोड़ी देर पहले आफताब ने काटा था और फ्रिज के खाली पड़े हिस्से में आफताब अपने खाने पीने की चीजें रख देता है। लाश को फ्रिज में रखने के बाद आफताब फर्श की खूब अच्छी तरह से सफाई करता है ताकि छोटे से छोटे सबूत को भी मिटाया जा सके। ये सब करने के बाद अब आफताब अंधेरा होने का इंतजार करता है और रात के लगभग 2 बजे सबसे पहले उस थैली को निकालता है जिसमें उसने श्रद्धा की आंत और लीवर को रखा हुआ था। उस थैली को कंधे पर टांगने वाले बैग में रखकर वो रात के सन्नाटे में छतरपुर के जंगल की तरफ निकल जाता है। क्योंकि ये पहला दिन था इसलिए आफताब जंगल में बहुत अंदर तक नहीं जाता है और एक जगह खड़े होकर पूरी ताकत के साथ उन थैलियों को जंगल में अंदर की ओर जोर से फेंक देता है। हत्या करने के अगले 18 दिनों तक वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता था और रात के 2 बजे बड़े आराम से जाकर उसे छतरपुर के जंगलों में फेंक देता था। आफताब कितना बड़ा सनकी था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी रोज श्रद्धा के चेहरे को काफी देर तक बैठकर देखता था और कई बार तो उसने श्रद्धा के चेहरे पर मेकअप भी लगाया था। कभी कभी तो गुस्से में वो श्रद्धा के चेहरे पर थप्पड़ भी मारता था। इससे भी ज्यादा उसने हद तब ये की थी जब आखिर में वो श्रद्धा की खोपड़ी को फेंकने गया तब श्रद्धा के चेहरे को पूरी तरीके से जला दिया था ताकि गलती से भी किसी के हाथ ये खोपड़ी लग भी जाए तो उसकी पहचान ही ना हो पाए। आफताब के इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। आगे की पूछताछ में आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद जानकारों के सामने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वह और श्रद्धा एक साथ हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार शक न हो इसलिए 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज किया। इसका मतलब यह था कि वह और श्रद्धा साथ हैं। उसने उसके क्रेडिट कार्ड की बिलों का भुगतान भी किया ताकि कंपनियां उसके मुंबई के पते पर संपर्क ना करें। इसके कुछ समय बाद आफताब गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगा। वैसे लगभग 3 महीने तक आफताब श्रद्धा का मोबाइल यूज करता है और जब वह मुंबई वापस जाता है तो वहीं रास्ते में श्रद्धा का मोबाइल फेंक देता है। इसके अलावा सबूत मिटाने की नीयत से 20 मई को ही आफताब श्रद्धा के उन कपड़ों को कचरा फेंकने वाली गाड़ी में डाल दिया था जो कपड़ा श्रद्धा ने मर्डर के वक्त पहना हुआ था। इसके अलावा जिस आरी का इस्तेमाल उसने श्रद्धा की बॉडी को काटने के लिए किया था उसे भी उसने एक नाले में ले जाकर फेंक दिया था। पुलिस आफताब के पुराने मोबाइल से कुछ सबूत इकट्ठा कर सकती थी, इसलिए आफताब ने उस पुराने मोबाइल को भी बेच दिया था। हालांकि पुलिस उस पुराने फोन को और श्रद्धा के मोबाइल को फिर से हासिल करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। पुलिस जांच में कुछ और ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर आपको और भी ज्यादा झटका लगेगा।
एक तरफ घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे हुए थे, तो दूसरी तरफ आफताब ने उसी डेटिंग ऐप बम्बल का इस्तेमाल करते हुए एक और लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था और उसे भी कई बार अपने उसी फ्लैट में बुलाया था। आफताब के बयान के मुताबिक जब उसकी वो दोस्त आती थी तो उस दिन वो फ्रिज से श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को निकालकर अलमारी में रख देता था, ताकि गलती से अगर कोई फ्रिज खोल ले तो उसके राज से पर्दा ना उठे। हैरानी की बात तो यह है कि 17 नवंबर 2022 को कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रद्धा की हत्या के बाद और गिरफ्तारी से पहले तक कम से कम 20 लड़कियां उसी डेटिंग ऐप के जरिए आफताब के जाल में फंसी थीं और उनमें से कई लड़कियां बारी बारी करके उस फ्लैट में भी आई थीं। इसलिए पुलिस उन लड़कियों के डिटेल्स निकालकर उनसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं श्रद्धा की हत्या किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं की गई है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस जांच कहां तक पहुंची है। आफताब के खुलासे के बाद पुलिस ने सबसे पहले आफताब को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। पुलिस का पहला लक्ष्य ये सबूत इकट्ठा करना है कि आफताब जो बात कह रहा है वो सच है या नहीं। इस कड़ी में आफताब को छतरपुर के जंगल में ले जाया गया, जहां पर उसने श्रद्धा के 100 के टुकड़े फेंके थे। वहां से पुलिस ने लगभग 13 हड्डियां बरामद की हैं, जिन्हें फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया। जांच को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि शरीर के बाकी हिस्सों को बरामद करने के प्रयास जारी हैं। वैसे तो लोकेशन को छोड़ दिया जाए, यानी कि डिजिटल एविडेंस को छोड़ दिया जाए, तो अब तक पुलिस को एक भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिल पाया है जिससे यह साबित हो सके कि श्रद्धा की वास्तव में उस घर में हत्या हुई थी। दरअसल आफताब इतना शातिर दिमाग है कि उसने इंटरनेट के सहारे फोरेंसिक जांच से जुड़ी सभी बारीकियों को अच्छे से समझते हुए सारे सबूत एसिड और फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल करते हुए नष्ट कर दिए हैं। उस घर में सबूत के तौर पर सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है फ्रिज, जिसमें आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को रखा था। हालांकि सभी टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने उस फ्रिज की काफी अच्छे से सफाई कर दी थी। इस कारण वहां से भी पुलिस को अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। खैर, पुलिस को नार्को टेस्ट की इजाजत मिल गई है और पुलिस कोई ना कोई सबूत ढूंढकर निकाल लाएगी, जिससे आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आगे की जांच में पुलिस को यह पता चला कि आफताब और श्रद्धा एक दूसरे पर शक करते थे। दोनों को एक दूसरे पर धोखा देने और झूठ बोलने का शक था। जांच में यह भी सामने आया है कि एक दूसरे की वीडियो कॉल के दौरान जीपीएस लोकेशन और अपने आसपास की तस्वीरें मंगवाते थे। आफताब पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। श्रद्धा के पिता ने आफताब के लिए मौत की सजा की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने कहा, फांसी होने पर भी कोई अफसोस नहीं, जन्नत में हूरें मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी श्रद्धा वाडकर के साथ हुए लव जिहाद की खतरनाक और झकझोर देने वाली कहानी। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि लव जिहाद से संबंधित हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लव जिहाद जैसे घिनौने कुकृत्यों से खुद को, परिवार को और समाज को सचेत करें और सावधान और सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।